गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। ये एंडिंग की तरफ है, हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में। कि हमने जो कल एंथैल्पी के बारे में चर्चा की थी जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, एंथैल्पी के अंदर हमने बहुत सारे एंथैल्पीज के बारे में पता किया था कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऊर्जा और ऊष्माएँ जो होती हैं, ऊष्मा जो बाहर निकलती है, ऊष्मा का अलग अलग नाम हो सकता है। उनमें तीन हमने जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट हमने देखी थी। तो सबसे पहले तो देखी थी हमने संभवन ऊष्मा, उसके बाद में देखा था हमने दहन ऊष्मा, और तीसरी हम बात कर रहे हैं उदासीनीकरण ऊष्मा की। ठीक है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एंथैल्पी चेंजेस बताए थे। उनके अकॉर्डिंग हमारे पास में नई हमारे एंथैल्पी की जो हमारे नए नाम आते हैं वो हमारे पास में डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने बताया था आपको तनुकरण, आपका जो बहुत सारी और ज़्यादा चीज़ें थी जिसमें आयनन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं या जैसे जैसे रिएक्शंस होती रहती हैं उनके अकॉर्डिंग उनके योजन, जल योजन हो गया, आयनन हो गया, तनुकरण हो गया, ऐसे संभवन ऊष्मा या ऐसे जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नामकरण हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनके अंदर मोस्ट और इम्पोर्टेंट हमने तीन पे कंसंट्रेट करना था। उन तीन कौन कौन से? संभवन ऊष्मा हमारी जो थी यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन वाला जो था, दूसरा था हीट ऑफ आपका कंबशन वाला था यानी कि दहन ऊष्मा जो हमारे पास में आ रही थी, एंथैल्पी चेंजेस इन कंबशन के अंदर जो हमारे चेंजेस आ रहे थे वो आ रहे। और तीसरा है हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन वाली ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, उसके बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट कवर करता है या जो पार्ट को फॉलो करता है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा से या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। आप सबने देख रखा होगा कि एक अम्ल लेते हैं, एक क्षार लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे पास में डेवलप होता है जिसकी पीएच लगभग 7 के या मिड पॉइंट के ऊपर होती है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 7 पीएच तक आपने 14 जो स्केल देख रखा है उस 14 स्केल के अंदर आपने क्या देखा है कि 0 से लेके 7 तक हमारे पास में जो एसिड्स होते हैं और 7 से ऊपर हमारे क्या होंगे? बेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ रखी है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के आगे आते ही आप लोगों को पैरामीटर्स बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। 12 स्केल भी होता है, 14 स्केल भी होता है और मोर देन स्केल्स भी होते हैं, बहुत सारे स्केल्स होते हैं। लेकिन हम मोस्टली जब हम बात करते हैं तो हम थर्मोडायनेमिक्स में भी 14 स्केल काम में लेते हैं। लेकिन जो इसकी स्केल की जो वैल्यूज होती हैं वो 6.9 तक ही फिनिश हो जाती है और इधर 7.1 से स्टार्ट होती है। तो जो बेसिक 7 जो आता है वो 7 ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको हम ना एसिड में काउंट करते हैं और ना ही बेस में काउंट करते हैं। वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि वो न्यूट्रलाइजेशन वाली कंडीशन होती है जहाँ पे एसिड और बेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं आज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में या एंथैल्पी चेंजेस इन न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड चीज आनी चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो उसमें थोड़ा सा केमिकली हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अपनी इस पूरी जो हमने अभिक्रिया बताई है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो परिभाषा बताई है उसको थोड़ा सा केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं। उसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक जो हमारे पास में क्षार है उनके तनु विलयनों की आपस में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, परस्पर क्रिया करवाते हैं तो कुछ ना कुछ ऊष्मा वहां से निकलती है, यानी कुछ ना कुछ ऊष्मा उसके अंदर से, उस परिवर्तन के अंदर जो कुछ ना कुछ ऊष्मा का अंदर उसमें परिवर्तन होता है। और ऊष्मा के अंदर ये जो परिवर्तन होता है उसी को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं या फिर उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। और इसको डिनोटेड करने के लिए हम डेल्टा सब में हमने यूज किया था डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H0 यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। ये हमारी बात हो गई। अब 2 कंडीशंस आती हैं। मान लो हमारे पास में कोई एग्जांपल ले लिया हमने HCl, ठीक है। अब HCl हमने कोई एग्जांपल लिया है, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है और दूसरा हमने ले लिया कंपाउंड NaOH, ये भी एक्वस है। जब HCl और NaOH को मिलाया जाता है तो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है।
ये हमारे पास में एक कंप्लीट रिएक्शन है। अब हमें देखना क्या है कि जब हम HCl को और NaOH को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास में जो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन हीट कंपाउंड है उसकी वैल्यू हमारे पास में -13.7 किलो कैलोरी आता है, -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये एक बेसिक हमारी रिएक्शन है उदासीनीकरण ऊष्मा या उदासीनीकरण एंथैल्पी को डिनोटेट करने के लिए। जब हम बात करते हैं HCl की और NaOH की, ये चीज हमारे पास में आती है। अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का कॉम्बिनेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया है HNO3 एक्वस कंपोजिशन के अंदर लिया है हमने, दूसरा ले लिया हमने NaOH एक्वस कंपोजिशन के अंदर ले लिया, तो देखो हमारे पास में जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या वो बनेगा NaNO3 प्लस H2O ऑलरेडी वहां से रिलीज होगा, NaNO3 हमारा एक्वस बनेगा। ठीक है, ये हमारी एक रिएक्शन है। उस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे भी जो हमारे पास में डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ही एंथैल्पी के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो भी -13.7 किलो कैलोरी ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अम्ल और क्षार को आपस में मैचअप करते हैं, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, तो हमारे पास में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यूज होती है वो -13.7 किलो कैलोरी आ रही होती है। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है तब भी हमारे पास में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यूज है वो -13.7 ही आ रही है। लेकिन जब हम इसके अंदर हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात करेंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की जब हम बात करेंगे, या फिर हम कहें कि हमारे पास में अगर हमने इसमें अम्ल और क्षार के अलावा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ले लिए हैं, जैसे हमने ले लिया CH3COOH और उसकी रिएक्शन करवा दी हमने NaOH के साथ में, तो ये जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज का मान थोड़ा सा कम हो जाता। जैसे हमने लिया CH3COOH हमने जो ले लिया ये भी एक्वस है, उसके साथ में रिएक्शन करवा दी हमने NaOH की, ये एक्वस है, तो हमारे पास में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा CH3COONA प्लस H2, ये एक्वस होगा, ये लिक्विड होगा। लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो -13.2 किलो कैलोरी होगा। यानी कि जब हमने बात की है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार की, या जब हम बात कर रहे हैं कुछ अम्ल या क्षार जो उसमें दुर्बल होते हैं, तो उनके उदासीनीकरण का मान 13.7 से थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अम्ल व क्षार प्रबल होंगे तब तो -13.7 किलो कैलोरी उदासीनीकरण ऊष्मा आएगी, और अगर अम्ल और क्षार दुर्बल होंगे तो क्या होगा -13.7 से 13.7 से किलो कैलोरी, इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास में उदासीनीकरण ऊष्मा का मान या उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान अम्ल क्षारों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक चीज आती है कि हमने एक हेंस का नियम पढ़ा था, पिछली बार हमने हेंस का नियम पढ़ा था, उस हेंस के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे HCl है, NaOH है, यहाँ पे HNO3 NaOH है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर चाहे रिएक्शन कैसी भी हो, इन दोनों के अंदर जो आपकी ओवरऑल जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो मान है वो अम्ल क्षार की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल्स हैं वो भी हेंस के नियम की भी पुष्टि करते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अब बात करते हैं हम उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण प्रायोगिक सत्यापन जब हम करते हैं, तो प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए तो हमारे पास में प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना होता है। ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप हम किस तरीके से करते हैं, देखिए प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए जब हम इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं, यानी कि उदासीनीकरण एंथैल्पी का जो प्रायोगिक निर्धारण करते हैं, तो उस प्रायोगिक निर्धारण के अकॉर्डिंग हमें एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना होता है। एक इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है, यहाँ पे देखो ये हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने देखो क्या रखा है, पहले तो इसको हीट से थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने एक बीकर रखा है,
ये हमने बीकर रख दिया। अब इस जो चीज़ हमने रखी है उस चीज़ के अंदर भी हमारे पास में बहुत सारे कन्वर्जन्स आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है तो इसको हम पहले तो क्या करेंगे, इसके बीच में हमने एक थर्मामीटर रखना है, ये थर्मामीटर रख दिया। थर्मामीटर के साथ साथ में ही हमें क्या रखना है, एक विलोडक रखना है, एक स्ट्रायर रखना है, जिससे हम इसको विलोडक या जिसको हम क्या बोलते हैं विलोडक, एक स्ट्रायर रखना है, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, घुमाता रहेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो थर्मामीटर रखा है ये एक स्पेसिफिक थर्मामीटर होता है, नॉर्मल थर्मामीटर आपका नहीं होता है, तो हम इसकी बात करेंगे बाद में थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने थर्मामीटर रख दिया और जिसके अंदर हमारा कुछ इस तरीके से हमारा वो जो हमारा पास वो जो वायर लगी हुई होती है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास में ये विलोडक रख दिया, ये रख दिया, इसके साथ साथ में हमें इसको कवर अप करना है। इस पूरे आपका जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप आपने किया है उसको कवर अप करना है, तो वो कवर अप हम करते हैं इस तरीके से। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी है। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ही हमें क्या करना है, इन इंस्ट्रूमेंट के जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं या इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हमने काम में लिए हैं उनके नाम बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ में गर्म करने वाला प्रोडक्ट सबसे पहले आता है। दूसरी हमारे पास में यहाँ पे जो हमने अम्ल और क्षार मिलाए हैं उनको भरने के लिए या गर्म जल के साथ में इनको भरने का एक हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर रखा है। अब देखिए, ये जो हमने बनाया है इसके अंदर ये जो थर्मामीटर होता है ये नॉर्मल थर्मामीटर नहीं होकर बैकमान थर्मामीटर होता है, ठीक है। बैकमान थर्मामीटर हो गया। ये विलोडक जिसको हम उस सॉल्यूशन को हिलाने का काम करते हैं वो। ये जो हमारे पास में फ्लास्क हमने लिया है ये फ्लास्क होता है डेबार फ्लास्क, डेबार फ्लास्क स्पेसिफिक फ्लास्क होता है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है कि हमने एक फ्लास्क लिया है जिसको हम डेबार फ्लास्क कहते हैं। उसके बाद में इसके जो को कैलोरीमीटर के रूप में कैलोरीमीटर एज ए कैलोरीमीटर हमने इसको काम में लिया है। दूसरी बात, हमने इसके अंदर एक थर्मामीटर रखा है, वो थर्मामीटर बैकमान थर्मामीटर होता है। उसके साथ साथ में हमने इसमें एक विलोडक रखा है और ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए हम इस जो ये डेबार फ्लास्क है उसको कंप्लीट को हम किस में रखते हैं, लकड़ी के डिब्बे में रखते हैं ताकि उसका ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। अब उदासीनीकरण ऊष्मा जो हमारे पास में आ रही है उस उदासीनीकरण ऊष्मा का उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण। इस उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण दो पदों में होता है। पहला हमारे पास में कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास में है फ्लास्क जो हमने काम में लिया, फ्लास्क। दूसरा काम में लिया हमने थर्मामीटर। तीसरा काम में लिया है विलोडक। और चौथा हमारे पास में आ रहा है, इनका सबका हमें क्या करना है, जल तुल्यांक या कैलोरीमीटर स्थिरांक। जल तुल्यांक या हमारे पास में दूसरा हम ऑप्शन लेने कैलोरीमीटर स्थिरांक ज्ञात करना, ठीक है। ये हमारी उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण करने के लिए पहला पद है। दो पदों में होती है, उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना और इनका कैलोरीमीटर स्थिरांक ज्ञात करना। हमने जो थर्मस फ्लास्क यूज किया है या हमने जो फ्लास्क यूज किया है, मान लो कि उसके अंदर m1 ग्राम जल है। कितना ग्राम जल है, m1 ग्राम जल है। अब फ्लास्क को m2 ग्राम जल जिसका ताप T2 है, जैसे m1 ग्राम जल अगर हमने लिया है, m1 ग्राम जल अगर हमने लिया है तो ताप हो गया T1। m2 ग्राम जल लिया है तो ताप क्या हो जाएगा, T2। ये हमारे पास बेसिक आ गया। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण को विलोडित करने के लिए मिश्रण को विलोडित करने पर अंतिम ताप
क्या हो जाएगा T3। ये हमारे पास में एज एग्जैक्ट आ गया। तो अंतिम ताप अगर हमारे पास में T3 आता है तो फ्लास्क का जो जल तुल्यांक आता है हमारे पास में, फ्लास्क का जो जल तुल्यांक है वो फ्लास्क का जल तुल्यांक हमारे पास में कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि फ्लास्क का जल तुल्यांक वो हो गया हमारे पास में कैपिटल W। ये बात हो गई हमारी इतनी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्लास्क होता है वो ठंडे जल और फ्लास्क आदि के द्वारा क्या होती है, ऊष्मा जो होती है वो या तो ग्रहण की गई जो ऊष्मा होती है वो, और गर्म जल द्वारा दी गई जो ऊष्मा होती है, इन दोनों का हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले ठंडे जल एवं फ्लास्क द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। देखो अगर इन दोनों के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा है तो वो क्या हो जाती है, M1 यहाँ पे क्या है, ग्राम जल तुल्यांक है, ठीक है, और टेम्परेचर, अंतिम टेम्परेचर T3 और फर्स्ट टेम्परेचर T1 है। यहाँ तक की बात हो गई। दूसरा, फ्लास्क का जल तुल्यांक कितना है, W, अंतिम टेम्परेचर T3 और प्रारंभिक टेम्परेचर T1। ये तो आ गई ठंडे जल वाली। अब हम बात करते हैं गर्म जल द्वारा। ठंडा जल ऊष्मा ग्रहण करता है और गर्म जल द्वारा ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। अब हम गर्म जल की बात करते हैं तो दूसरा जल हमने क्या लिया था, M2 ग्राम जल लिया था जो गर्म था हमारे पास में, और टेम्परेचर में जो चेंजेज होंगे वो T2 से लेके कहाँ तक होंगे, T3 तक हमारे पास में चेंजेज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी चेंजेज आ रहे हैं यानी कि ऊष्मा का यहाँ पे कोई क्षय नहीं होता है, अर्थात ली गई ऊष्मा बराबर क्या हो गई, दी गई ऊष्मा। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास में ऊष्मा का ह्रास या क्षय न होने से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ठीक है। इतनी बात हमारे पास में हो गई। हमारे पास में ली गई ऊष्मा क्या है, ये वाली, और दी गई ऊष्मा क्या है, ये वाली। यानी कि हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ऊष्मा हमने ली है और ऊष्मा जो हमने दी है उसका कुछ इस तरीके से हम डिनोटेट कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास में ली गई ऊष्मा और दी गई ऊष्मा, यानी कि M1 T3 माइनस T1 प्लस कैपिटल W T3 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 T2 माइनस T3, ठीक है। ये बात हमारे पास में हो गई। अब हमें किसका मान निकालना है, W का मान निकालना है। तो W का मान कैसे निकालेंगे, इसको ले जाते इस तरफ, तो क्या बचाएगा, W T3 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे इस पास में, M2 T2 माइनस T3 माइनस M1 T3 माइनस T1। ये हमारे पास में कैलकुलेशंस आ रही है। W का मान निकालना हो तो W का क्या आ जाएगा, M2 T2 माइनस T3 माइनस M1 T3 माइनस T1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू T3 माइनस T1, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारे पास में फ्लास्क का जो जल तुल्यांक हमने W लिया था उस W की वैल्यू जो हमारे आगे काम में आने वाली है। दूसरा स्टेप था हमारा, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास में आता है जो हमने देखो यहाँ पे पहले से लिया, जल तुल्यांक लिया है, ठंडे जल का ले लिया है, गर्म जल का ले लिया, दोनों को इक्वल कर दिया है, हमारे पास में समीकरण आ गया है। समीकरण 1 हमने इसको रख दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरा पद क्या कहता है कि उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना। हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास में ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं, उसके अंदर ग्राम जल तुल्यांक जो हमने लिया है, जल का हमने जो ग्राम तुल्यांक W लिया है उसकी वैल्यूज का, यानी कि उसका समीकरण हमारे पास में आ गया है। अब दूसरी बात करते हैं हम उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अगर समान सांद्रता के अम्ल और क्षार हमने लिए हैं
उन दोनों के विलयन को बनाकर हमने अलग अलग बीकरों के अंदर रख लिया है। तो माना कि हमने पास में क्या है HCl और NaOH। तो इनकी उदासीनीकरण ऊष्मा का जब हम निर्धारण करते हैं तो हम इनका मोलर विलयन बनाते हैं। और मोलर विलयन बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो HCl है उसका MHCl विलयन में 200 ml कैलोरीमीटर में भर लेते हैं और MNaOH जो विलयन होता है उसको अलग बीकर के अंदर हम अन्य बीकर के अंदर ले लेते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों को, जिनका प्रारंभिक टेम्परेचर हमने T4 और T5 ले लिया है, यानी कि प्रारंभिक जो टेम्परेचर है वो तो T4 है, यानी अम्ल व क्षार का प्रारंभिक ताप क्या हो जाएगा T4 एंड T5 और अंतिम ताप क्या हो जाएगा, अंतिम ताप T6। ठीक है, यहां तक की हमारी बात हो गई। अब हमने जब ये प्रारंभिक ताप हमने ले लिया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने पास में NaOH हमारे पास में है उस NaOH के संपूर्ण विलयन को HCl वाले कैलोरीमीटर के अंदर, HCl वाले के अंदर एकदम से ही सारा का सारा डाल देते हैं, यानी कि एक साथ ही डाल देते हैं। फिर उसको खूब सारा हिलाते हैं। जो हमने विलोडक वहां पे एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसके अंदर विलोडक काम मिला था, उस विलोडक से उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। और 30 सेकंड के बाद जब ताप नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ताप जो स्थिर हो जाता है उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताप स्थिर हो जाता है। तो जो अंतिम ताप नोट होता है वो ताप क्या आ जाता है, हमारा T6 आता है। प्रारंभिक ताप T4 और T5 थे और अंतिम ताप जो हमने नोट किया है 30 सेकंड के बाद में वो हमारा क्या, कौन सा ताप आता है, T6 आता है। उदासीनीकरण ऊष्मा की गणना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जो प्रारंभिक ताप आ रहा है वो ताप क्या हो जाएगा, ताप का जब हम रेशो निकालते हैं क्या हो जाएगा, T4 प्लस T5/2। ये हमारे पास में टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, अब कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की बात करें तो हम उसको डिनोटेड करते हैं Q से। ठीक है, अब Q के अंदर देखो 200 ml लिया है, किसका 200 ml तो हमारे पास में हो गया HCl वाला, प्लस 200 ml किसका हो गया हमारे पास में NaOH वाला, ये हो गया। अब हम टेम्परेचर की बात करें तो ये तो हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर है रेशियो वाला, तो अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक ताप। तो अंतिम ताप था हमारा T6 माइनस प्रारंभिक ताप क्या हो जाएगा, T4 प्लस T5/2। ये हमारा प्रारंभिक ताप किसका हो गया। दूसरा हम W वाले करते हैं। W वाले के अंदर हमारी वैल्यूज क्या थी, W वाले के अंदर भी वही हमारे पास जाएगी T6 माइनस T4 प्लस T5/2। ये दोनों कंडीशंस हमारे पास में एज इट इज आ गई। तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, Q = 400। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों के अंदर कॉमन है हमारा T4 एंड T5। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है वो हमारी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 400 प्लस यहाँ से ये कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, क्या बचा W, और कॉमन में क्या आ जाएगा T6 माइनस T4 प्लस T5 के अंदर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में आ गई है। अब देखिए, जब अब 1 ग्राम मोल HCl तो 1 ग्राम मोल NaOH के उदासीनीकरण ऊष्मा की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल इनकी जो वैल्यू आती है वो 5Q आती है, यानी कि 5Q आती है। यानी कि हम कहें कि डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन हीट की जो वैल्यू आती है वो 5Q आती है। 5Q आने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में Q का मान ये है, तो 5 × 400 प्लस W और T6 माइनस T4 प्लस T5/2। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ जाती है जो हमारा क्या, किसको बताती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को बताती है। तो ये था हमारा उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना। इसके साथ ही हमारी जो ये यूनिट होती है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे नेक्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।